नमस्कार। आज के लेक्चर में हम ड्रामास बिफोर एलिजाबेथन एज एलिजाबेथन पीरियड यानी कि एलिजाबेथन पीरियड से पहले जो ड्रामा का फॉर्म थे उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इंग्लिश ड्रामा आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक और रोमन प्रोसीजर्स एंड दीज ड्रामास डिडंट फॉलो द क्लासिकल रूल्स विच वर फॉलोड बाय द एशियन क्लासिक्स। जो इंग्लिश ड्रामा थे उन्होंने अपने प्रोसीजर्स या फिर बोलते हैं उनके जो क्लासिकल्स थे जो ग्रीक और रोमन, उनके जो रूल्स थे क्लासिक ड्रामास के, जैसे यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, उनसे काफ़ी अलग हो गए थे। उनको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया था इन लोगों ने। English dramatic tradition begins to emerge from Middle English period and through the Elizabethan period। और इंग्लिश ड्रामेटिक जो ट्रेडिशन था उसका बिगन या फिर बोल सकते हो वो इमरजेंस में आए या लिखने स्टार्ट हुए थे मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो कि 1000 AD से 1400 AD तक था। उस टाइम में इंग्लिश ड्रामा लिखने स्टार्ट हुए थे। और इट हैज़ गोट हार्डली एनीथिंग टू डू विथ एशियन क्लासिकल ड्रामास। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि एशियन जो क्लासिकल ड्रामास थे उनके जो रूल्स थे या फिर उनकी जो फॉर्म स्ट्रक्चर था उनको हार्डली ये ड्रामास फॉलो करते थे। और इंग्लिश ड्रामा में एलिजाबेथन पीरियड से ऑलमोस्ट 4 टाइप्स में बांटा जाता है इसको। जैसे मिस्ट्री प्ले, फर्स्ट इज़ मिस्ट्री प्ले, सेकंड इज़ मिरेकल प्ले, थर्ड इज़ मोरालिटी एंड फोर्थ इज़ इंटरल्यूड, जिसको मोस्टली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी और इंटरल्यूड्स में। सबसे पहले हम मिस्ट्री प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे। These plays begins to emerge in 11th and 12th century after the conquest of Normans in 1066। जो ये मिस्ट्री प्ले थे, मिस्ट्री यानी मिस्ट्री का मतलब अपन ये निकाल सकते हैं कि रिलीजियस ट्रूथ। मिस्ट्री जो वर्ड है उसका जो मीनिंग था वो था रिलीजियस ट्रूथ, यानी कि धार्मिक सत्य या फिर सीक्रेट या फिर धार्मिक जो सीक्रेट था उनको बताना, दैट इज़ मिस्ट्री प्ले। और ये जो प्ले थे वो 11th और 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुए थे आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्मन्स इन 1066। नॉर्मन ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया था 1066, उसके बाद में ये मिस्ट्री प्ले अपनी फॉर्म में आए थे। और इनमें इट इज़ द चर्च एंड लिटर्जी हु स्टार्टेड टू डेवलप द ड्रामास इन द फर्स्ट फॉर्म। और इनको सबसे पहले स्टार्ट किसने किया बनाना? चर्च ने। जो चर्च था उसका जो लिटर्जी थी या क्लर्जी थी इनकी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था बनाना। टू टीच द कॉमनर्स बाइबल एंड इट्स टीचिंग। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वो कॉमनर्स को कॉमनर्स मतलब कॉमन पीपल या फिर आम जो जनता होती है उसको बाइबल और उसकी टीचिंग के बारे में बताना चाहते थे। बिकॉज क्यों बताना चाहते थे? दे डिडेंट हैव नॉलेज ऑफ लैटिन। उस टाइम में जो बाइबल थी वो उसका जो वर्जन आया था वो लैटिन लैंग्वेज में था, यानी उसका ट्रांसलेशंस नहीं हुए थे इंग्लिश वगैरह में, और अगर हुए भी थे तो वो आम जनता को प्रोवाइड नहीं उस टाइम तक नहीं हुए थे। तो आम जनता को बाइबल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। बाइबल का जो ज्ञान उनको मतलब जो जितना भी नॉलेज उन्हें मिलता था वो चर्च के द्वारा मिलता था। तो चर्च के जो क्लर्जी थी या लिटर्जी थी उन्होंने सोचा कि कॉमन पीपल्स को बाइबल और उसकी टीचिंग को समझाना के लिए उनको प्ले के थ्रू अगर अपन समझाया जाए तो ज़्यादा अच्छे से वो समझ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ हम देखते हैं वो सुनने या फिर पढ़ने की बजाय ज़्यादा समझ में आती है। तो कॉमन लोगों को बाइबल और उसकी टीचिंग को समझाने के लिए उन्होंने ये प्लेज स्टार्ट किए थे। इन दिस प्लेस लैटिन वॉज रिप्लेस बाय वर्नाकुलर। और ये जो प्ले थे उनमें लैटिन जो लैंग्वेज थी उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से रिप्लेस कर दिया था। मतलब वर्नाकुलर मतलब वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज थी या फिर जो मातृभाषा भाषा थी जिससे कि लोगों को उसको समझ में आती थी, वो जो लैंग्वेज वो लोग जो बोलते थे उसके द्वारा रिप्लेस किया गया था, जिससे लोगों को और अच्छे से बाइबल और उसकी टीचिंग समझ में आए। और इनका जो वेन्यू था, वेन्यू यानी जहाँ पे ये परफॉर्म किए जाते थे, द वेन्यू फॉर दिस प्लेज वर आउटसाइड द कैथेड्रल। जो ये आउटसाइड द कैथेड्रल मतलब गिरजाघरों के बाहर जो जगह होती थी, जितना भी स्पेस होता था वहाँ पे ये परफॉर्म किए जाते थे। एंड वन मोर थिंग, इनमें जो एक्टर्स होते थे मिस्ट्री प्लेज में वो चर्च और वहाँ की जो क्लर्जी होती थी उन्हीं में से कोई होता था परफॉर्म करने के लिए। द मिस्ट्री प्लेज यूजुअली रिप्रेजेंट बिब्लिकल सब्जेक्ट। जो मिस्ट्री प्लेज थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे? बिब्लिकल सब्जेक्ट, यानी बाइबल से लिए गए सब्जेक्ट को वो प्रेजेंट करते थे। बाइबल की स्टोरी में से कुछ भी उठा के जो भी आपकी स्टोरी लाइन में से आप जो प्ले बना के प्रेजेंट कर रहे हो तो उसको बिब्लिकल प्लेस बोलते थे। डेवलप्ड फ्रॉम प्लेस प्रेजेंटेड इन लैटिन बाय चर्चमैन ऑन चर्च प्रीमिसेस। और ये चर्च प्रीमिसेस पे किए जाते थे। एंड डिपिक्टेड सच सब्जेक्ट, और इनमें जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से थे? एज द क्रिएशन मतलब दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हेवन बना, कैसे अर्थ बना, कैसे हेल बनी, ये सारों के बारे में। जैसे 7 डेज़ में फॉर्मेशन हुई थी ऑल ऑफ द वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई थी इसके बारे में। एडम और ईव उनका जन्म कैसे होता, कैसे
एडम वॉज द फर्स्ट सन ऑफ गॉड। तो एडम कैसे जन्मा था, उसके बाद में ईव कैसे आई थी, द मर्डर ऑफ एबल, एबल की मर्डर कैसा हुआ था, एंड द लास्ट जजमेंट। तो बाइबल से रिलेटेड जो स्टोरीज़ है वो इन प्लेस में डिपिक्ट की जाती थी। इन इंग्लैंड में ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड्स, मतलब काफ़ी दशकों तक, काफ़ी टाइम तक, ग्रुप्स ऑफ 25 to 50 प्लेज वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लेंथी साइकिल्स। मतलब 25 से 50 प्लेस को इंक्लूड करके ग्रुप बनाते थे और एक लेंथी साइकिल के रूप में उनको परफॉर्म किया जाता था काफ़ी दिनों तक। जैसे कि इसमें 4 तरह के साइकिल्स थे, उनमें से एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे 2 एग्जांपल है, चेस्टर प्ले एंड द वैकफील्ड प्लेस। ये ग्रुप ऑफ प्लेज है जिसके अंदर 25 से 50 के बीच में प्लेज इंक्लूड होते थे और एक लंबे टाइम के लिए इनको परफॉर्म किया जाता था। और इसके बाद में जैसे जैसे ये मिस्टिकलीज आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें जो एक्टर्स थे वो क्लर्जीज, चर्च और क्लर्जी से हट गई, कॉमन पीपल को भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, जिन्हें गिल्ड्स बोलते थे। वो मर्चेंट्स होते थे और इन्हीं गिल्ड्स के जो ये चेस्टर प्लेस और वैकफील्ड प्लेस है, ये प्लेस का जो ग्रुप है ये उनके द्वारा ही परफॉर्म किया जाता था। सेकेंड वन इज़ मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस, अ मिरेकल प्ले प्रेजेंट्स अ रियल और फिक्चुअस अकाउंट ऑफ द लाइफ, मिरेकल्स और मैथडोम ऑफ अ संत। मतलब एक संत की, सेंट की, या बोल एक साधु और संत की जो लाइफ होती थी, उसकी बायोग्राफी, उसने कौन कौन से मिरेकल किए, कौन कौन से चमत्कार किए, उसके बारे में उनको जब एक ड्रामा के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, वो मिरेकल प्ले होते हैं। और ये प्ले ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी के लगभग आए थे। दीज प्लेस कम इन फोर्स इन द 13th सेंचुरी, वो 13th सेंचुरी में आए थे। इन दिस प्लेस द एक्टर्स वर कॉमन पीपल, और इन प्ले में जो एक्टर्स थे वो कॉमन पीपल। जैसे मिस्ट्री प्ले में बताया था ऊपर मैंने, स्टार्टिंग में जो क्लर्जी और जो चर्च के लोग थे वही इसमें एक्ट करते थे। बाद में वो मर्चेंट्स को, जिन्हें गिल्ड्स बोलते थे, उन्होंने उसको ले लिया था और वो उसको परफॉर्म करते थे। वैसे मिरेकल प्लेस में कॉमन पीपल थे, वो उनको एक्ट करते थे। ये जो मिरेकल then that was these plays moved more apart from the theology of Bible compared to mystery play। और ये जो बाइबल की जो स्टोरी लाइन थी उससे मिरेकल प्लेस काफ़ी अलग हो गए थे, क्योंकि वो एक सेंट की लाइफ को डिस्क्राइब करते थे। दे हैव बीन डाइवर्स फ्रॉम द चर्च सर्विसेज एंड वर परफॉर्म्ड इन पब्लिक फेस्टिवल्स। और ये चर्च की जो सर्विसेज थी, यानी इन पे जो चर्च का कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया था। इन्होंने अपने ऊपर चर्च का कंट्रोल नहीं रखा, और ये पब्लिक जो फेस्टिवल्स होते थे, जैसे कोई कुछ भी फेस्टिवल हो, उस टाइम पे ये परफॉर्म किए जाते थे। और एग्जांपल्स हैं मिरेकल प्लेस के, एग्जांपल्स वर्जिन मेरी और सेंट निकलस की लाइफ पे जो प्लेस बनते थे वो मिरेकल प्लेस में इंक्लूड किए जाते थे। थर्ड वन इज़ मोरालिटी प्ले। तीसरा है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले मतलब जो मॉरल से रिलेटेड हो, जैसे कि अच्छाई बुराई, वर्चूज़ एंड वाइसेस बोलते हैं। तो अच्छाई और बुराई पे बेस्ड जो प्लेस होते थे उन्हें मोरालिटी प्लेस बोलते थे। These plays emerged by the end of 14th century। ये प्लेस 14th सेंचुरी की एंड में जाते जाते स्टार्ट हुए थे। These show a very radical shift from the biblical story। और इनमें बिब्लिकल स्टोरी का बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बाइबल से रिलेटेड कोई भी स्टोरी इसमें इंट्रोड्यूस नहीं की जाती थी। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स इसमें से आ जाते थे, बाकी वर्चूज़ एंड वाइसेस को लेकर उसको पर्सोनीफाई करके फिर इसको बनाया जाता था। दीज आर एलिगोरिकल ड्रामा। एलिगोरिकल ड्रामा मतलब जिसमें सिम्बॉलिक होते थे, जैसे नॉर्मली ये सिम्बॉलिक ड्रामाज होते थे। दीज आर एलिगोरिकल ड्रामा पॉपुलर इन यूरोप स्पेशली ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। और ये यूरोप में पॉपुलर थे कब? 15वीं और 16वीं शताब्दी में। इन विच द कैरेक्टर्स पर्सोनीफाई मॉरल क्वालिटीज़, जिसमें जो कैरेक्टर था वो पर्सोनीफाई करता। पर्सोनीफाई करना मतलब किसी मृत चीज़ को या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को पर्सोनीफाई कर, मतलब एक आदमी के रूप में प्रेजेंट करना, जीवित इंसान के रूप में प्रेजेंट करना, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनीफाई मॉरल क्वालिटीज़ मतलब मौलिक जो क्वालिटीज़ होती है, जैसे कि चैरिटी और वाइस। जैसे कि चैरिटी एक वर्च्यू है हमारी, वैसे ही उसकी जो वाइसेस होते थे उसको भी प्रेजेंट करना एज ए पर्सन, ठीक है। और एब्स्ट्रक्शंस जैसे कि डेथ और यूथ, मतलब मृत्यु और बचपन, बुढ़ापा, जवानी, इनको भी एज ए पर्सन प्रेजेंट करना। एंड इन विच मॉरल लेसन और आर टॉट, और इनमें कोई एक मॉरल लेसन बताया जाता था, इनको मॉरल प्लेस कहते हैं। अमंग द ओल्डेस्ट ऑफ द मॉरलिटी प्लेस सर्वाइविंग इन इंग्लिश इज़ द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस। और इनमें जो मोरालिटी प्लेस में सबसे पुराना प्ले है वो द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस है, जो कि 1425 में लिखा गया था। एक और मोरालिटी प्ले है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, एवरीमैन बोलते हैं, जो कि किसी एनामनस राइटर के द्वारा 1490 में लिखा गया था। इसमें क्या होता है कि एवरीमैन होता है, एक इंसान होता है जो भगवान से मिलने जाना चाहता था। तो अपने सारे रिलेटिव से पूछता है कि कोई उसको अनकम्पनी करेगा, कोई उसके साथ चलेगा क्या भगवान के साथ में। तो सब मना कर देते, कोई ना कोई बहाना बना के। लास्ट में गुड डीड नाम का एक पर्सन होता है। गुड डीड मतलब
वो उसका साथ में चलता है, वो बोलता है मैं आपके साथ में चलूँगा। तो गुड डीड का मतलब होता है अच्छे कर्म। जैसे सारे अपने हिंदू मुस्लिम सब रिलीजन में बताया जाता है कि एक ही चीज़ बताते हैं कि इंसान के साथ उसके अच्छे कर्म ही लास्ट में साथ में जाते हैं। तो वो एक मोरालिटी प्ले है और अपने को ये ज्ञान देता है कि इंसान के सिर्फ अच्छे कर्म ही उसके साथ में जाते हैं। तो गुड डीड को पर्सोनीफाई किया गया है इस प्ले में। नेक्स्ट वन इज़ इंटरल्यूड। Interlude considered to be the transition between medieval morality plays and Toda dramas। ये इंटरल्यूड जो है इसको ट्रांजिशन पीरियड भी बोल सकते हैं या ट्रांजिटरी है ये, किसके बीच में? मिडाइवल मोरालिटी प्ले एंड टोडा ड्रामास, मतलब एलिजाबेथन ड्रामास और मिडाइवल मोरालिटी प्लेस थे, उनके बीच में ये ट्रांजिशन में है। दीज वर परफॉर्म प्रिसीडिंग और फॉलोइंग ए प्ले और बिटवीन एक्ट्स। और एक शॉर्ट प्लेज होते थे जो कि कब परफॉर्म होते थे? या तो किसी प्ले के पहले या बीच में या फिर ख़त्म होने के बीच में कब? एक्ट्स के बीच में या उसके ख़त्म होने के बाद में परफॉर्म किया जाता है। ये ह्यूमरस होते थे। और नेक्स्ट वन इज़ ऑल द मोस्ट इंटरल्यूड्स वर स्केचेस ऑफ ए नॉन रिलीजियस नेचर। लगभग जो जितने भी इंटरल्यूड्स होते थे वो नॉन रिलीजियस नेचर के, मतलब अधार्मिक या फिर बोलते धर्म से रिलेटेड नहीं होते थे, वो ह्यूमरस टाइप के होते थे। And but some are called interludes, some plays were called interludes that are today classed as morality plays। तो इनमें से कुछ ऐसे प्लेस थे जिनको भी मोरालिटी प्लेस बोल सकते हैं आज के टाइम में। और इनमें जो मोरालिटी प्ले में सोशल सटायर भी स्टार्ट होते रहते थे, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था सोशल सटायर करना। बीच में ह्यूमरस पार्ट आता था या फिर सोसाइटी में कुछ ऐसा था जिसको एज ए ह्यूमरस रिप्रेजेंट करके उस पर सटायर किया जाता था। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट राइटर थे वो थे जॉन हेवुड। जॉन हेवुड वाज द म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ हेनरी एट। हेनरी एट जो कि एलिजाबेथ फर्स्ट के फादर थे, उनके कोर्ट में जॉन हेवुड एक म्यूजिशियन थे, वो राइटर भी थे और उन्होंने काफ़ी फेमस इंटरल्यूड्स लिखे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटरल्यूड राइटर ब्रोड द genre to perfection in his The Play of the Weather and the play called The 4P, which was written in 1544। उसने 2 प्लेज लिखे थे, स्पेशली द प्ले कॉल्ड द 4P जो कि 1544 में लिखा गया था, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। इसमें जो 4P है वो प्रेजेंट करते थे ए पैडलर, ए पामर, ए पार्टनर एंड द एपोटिकरी। आई थिंक आज के लेक्चर में आपको चारों जो ड्रामास की फॉर्म्स थे इंग्लैंड ड्रामा के, मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी एंड इंटरल्यूड, जो ऊपर बताया गया था वो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।